Hello student, you are welcome, and now we are going to start the second chapter of Flamingo, and that is Lost Spring Stories of Stolen Childhood. Let's start about the author. Anish Jung, 1964, was born in Raulkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anish Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad, and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring Stories of Stolen Childhood. Here she analyzes the grinding poverty and tradition which condemn these children to a life of exploitation. तो ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो ऑथर है अनीश जैन, इनका जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था। इनका जो बचपन है और जो इनकी किशोर अवस्था है वो हैदराबाद में बीती है। इनकी जो एजुकेशन हुई है वो हैदराबाद और अमेरिका में हुई है। इनके जो माता और पिता थे दोनों ही लेखक थे। अच्छा, इन्होंने अपना जो कैरियर शुरू किया भारत में एक लेखिका के ही तौर पे किया, और ये एक क्या रही हैं, कॉलमिस्ट और एडिटर भी ये रही हैं। भारत के जो प्रमुख और विदेशों के जो प्रमुख अखबार हैं उनमें रही हैं। कई किताबें भी इन्होंने लिखी हैं, सेवरल बुक्स। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। जो हम ये अवतरण पढ़ रहे हैं, ये इनकी जो किताब है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, वहाँ से लिया गया है। Here she analyzes the grinding poverties and traditions which condemn these children to a life of exploitation. यहाँ पे वो विश्लेषण करती हैं उन बच्चों की जिंदगी के बारे में। उन बच्चों की ग्रिंडिंग पॉवर्टी होता है, बिल्कुल बहुत तगड़ी गरीबी, ऐसा जो बिल्कुल क्या कर देगी, समाप्त कर देने, पीस कर रख देने वाली गरीबी। ऐसी परंपराओं को क्या करती है, वो क्या करती है, इनकी ऐसी परंपराओं को निंदा करती है जो कि इन बच्चों के जीवन को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं हम इसमें। समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो इसमें एक कैरेक्टर है साहिब, जो कि एक रैक पिकर है और कूड़ा उठाने वाला। तो वो कभी कभी कूड़े में उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं, अर्थात कुछ यूजफुल चीज़ें मिल जाती हैं। तो उसके बारे में पढ़ते हैं ये। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तुम ये सब क्यों करते हो, मैंने साहिब से पूछा, जिससे कि मेरी मुलाकात, एनकाउंटर होता है मुलाकात, प्रत्येक सुबह हो जाती है। जो कि खोज करता है, स्काउटिंग होता है सर्च करना, फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप, कहता है जो कीमती चीज़ों की, सोने जैसी कीमती चीज़ों की, अर्थात जो उसके लिए सोने की तरह कीमती हैं, तो कुछ ना कुछ उस कूड़े में ऐसा मिलता होगा जिससे वो क्या करता होगा, अपना आजीविका चलाता होगा। तो कह रहा है कि जो कि रोज क्या करता है, खोजता रहता है कुछ न कुछ कूड़े के ढेर में, और कहाँ पे, मेरे ही पड़ोस में। तो लेखिका जो है अनीश जंग, वो क्या करती हैं, साहिब से पूछती हैं, वाई डू यू डू दिस, तुम ये सब क्यों करते हो। फिर आगे है, साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब काफ़ी साल पहले ही उसने अपना घर छोड़ दिया था। फिर आगे है इसमें, सेट अमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, इसका जो घर है वो ढाका के हरे भरे खेतों के मध्य में स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसे अपने घर के बारे में कुछ ज़्यादा याद तो है नहीं। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। हर मदर्स टेल्स हिम, लेकिन उसकी माँ उसे बताती है कि वहाँ बहुत सारे तूफान आए, और जिनकी वजह से उनका जो घर था और खेत थे वो सब क्या हो गए, बर्बाद हो गए। दैट्स वाई दे लेफ्ट
यही कारण था कि उन्होंने क्या किया, वो उस जगह को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और वो क्या करता है, जिस शहर में अब रहता है वहाँ उस कूड़े के ढेर में उसको क्या करना पड़ता है, कुछ उपयोगी वस्तुओं को ढूंढना पड़ता है, गोल्ड ढूंढना पड़ता है। इसीलिए वो यहाँ आया हुआ है, क्योंकि उनका अपना जो घर बार था वो समाप्त हो गया है। फिर आगे इसमें आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। तो लेखिका कहती है कि उसने कहा, मटर मतलब बड़बड़ा रहा, धीरे सी आवाज में कहे ना, उसने कहा कि मेरे पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है। दूर कहीं देखते हुए उसने ऐसा कहा। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो कहती है मैंने उसको कहा, ग्लिबली बड़ी विनम्रता से मैंने उसको कहा, रियलाइजिंग ये जानते हुए, इमीडिएटली तत्काल जानते हुए कि हाउ हॉलो एडवाइस मस्ट साउंड, की जो मैं इसको सलाह दे रहा हूँ ये कितनी खोखली, इसके लिए कितना कठिन है स्कूल जाना, फिर भी मैं उसको क्या कर रही हूँ, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। देयर इज नो स्कूल इन माई नीबरहुड। तो भाई साहिब जो कैरेक्टर है यहाँ पे, जो लड़का कूड़ा बीनता है, उसने जवाब दिया कि मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। कहता है जब भी कोई भी जो बड़े अधिकारी लोग हैं, गवर्नमेंट है, अगर वो बना देंगे तो मैं जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो मैंने उसको अर्ध मजाक के अंदाज में कह दिया कि यदि मैं कोई स्कूल बना देती हूँ तो क्या तुम आओगे। यस ही सेड स्माइलिंग प्रोडली। तो खुलकर मुस्कुराते हुए उसने कहा, हाँ मैं जरूर आऊँगा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? अब कुछ दिन बीत जाते हैं, कुछ दिन बाद लेखिका की उससे फिर से मुलाकात होती है। तो लेखिका को देखते ही वो लेखिका के पास दौड़ कर आता है और पूछता है, इज योर स्कूल रेडी? क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया है? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. तो मैंने उसको कहा कि भाई स्कूल बनने में समय लगता है। मैंने उसको ऐसे कहा, एम्बेरस्ड एट हैविंग, एम्बेरस मतलब लज्जित होना, लेकिन मैं थोड़ी सी लज्जित भी थी, मैं मुझे थोड़ी सी बेइज्जती भी महसूस हो रही थी कि मैंने उससे एक ऐसा वादा कर दिया जिसका कि कोई अर्थ ही नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन कहता है मेरी तरह जो वादे हैं, ऐसे न जाने उसकी जो सुनसान संसार है, वीरान संसार है, कितने उसमें ऐसे वादे रहे होंगे। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कहता है कई महीने बीत जाने के बाद लेखिका कह रही है, आई आस्क हिम हिज नेम। तो मैंने उसको भाई उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस। तो उसने बताया कि मेरा नाम क्या है, साहिब आलम है। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स। वह यह भी नहीं जानता था इसका क्या अर्थ होता है। इफ ही न्यूज इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो कहती है लेखिका कि अगर वो जानता होता तो उसे क्या पता होता कि इसका अर्थ क्या है, यूनिवर्स का शहंशाह, सम्राट। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। और लेखिका कह रही है उसे इस बात पे विश्वास करने में काफ़ी मुश्किल होती कि उसके नाम का अर्थ इतना बड़ा है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रूम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड। अनअवेयर अनजान। तो इस बात से अनजान होते हुए कि उसके नाम का तात्पर्य क्या है, ही रूम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड, वह गलियों में घूमता है अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स। तो एक आर्मी है, एक ऐसा दल है उसके दोस्तों का जो कि बेयरफुट बॉयज, जिसमें कि सब जो लड़के हैं वो नंगे पैरों के हैं। हु अपीयर्स लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, और वो सुबह सुबह जैसे चिड़ियाएं आती हैं इसी प्रकार से वो बच्चे भी सुबह सुबह दिखाई देते हैं। डिसअपीयर एट नून, और दोपहर को गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। तो लेखिका कहती है कई महीने लग गए मुझे प्रत्येक को उनको पहचानने में। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। तो लेखिका कहती है मैंने एक को पूछा कि भाई तुमने चप्पल क्यों नहीं पहने हैं। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो उसने सीधे से कहा कि भाई जो मेरी माँ है उन्होंने क्या कर रखा है, उनको आलमारी में रखा हुआ है और उनको वहां से बाहर नहीं निकालती हैं। अच्छा, फिर आगे है इसमें, even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match। दूसरा बच्चा उनमें से एक ऐसा था
जिसने जूते तो पहने थे लेकिन वो अलग अलग थे। हो सकता है एक जूता किसी का रहा होगा, एक किसी का रहा होगा, ऐसे उसने बेमेल जूते पहने हुए थे। तो उसने कहा कि अगर इसकी मम्मी वो जूते निकाल भी देती है तो ये उन जूतों को फेंक देगा। When I comment on it, he shuffles his feet and sees nothing. जब मैंने उस पर कोई टिप्पणी की, उस बच्चे की बात पे लिख क्या कहती है, तो वो सफल्स अपने पैरों को रगड़ने लगा and sees nothing, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। I want shoes is a third boy who has never owned a pair all his life. लेकिन तभी एक बच्चा, तीसरा बच्चा जिसने क्या आज तक अपने जीवन में कभी एक जोड़ी जूतों के जिसको नहीं मिले थे, वो क्या कहता है कि आई वांट शूज, मुझे भी जूते चाहिए। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot इन सिटीज़ ऑन विलेज रूट्स। तो कहती है मैं जब पूरे देश में मैंने यात्रा की तो मैंने देखा कि बच्चे ऐसे बहुत सारे थे शहरों में, गाँव में, सड़कों में, जो कि घूम रहे थे और उनके पैरों में चप्पल नहीं थे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। तो लेखिका कहती है कि एक प्रकार से तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये पैसों की कमी नहीं थी, क्या था, उनका एक तरीका था ऐसे ही बेयरफुट नंगे पैर रहने का, ताकि उनको तुम लोग सिंपैथी दिखाएं, कुछ ना कुछ उनको दे दें। फिर आगे है आई वंडर, कहती है मुझे आश्चर्य होता है, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो परपिचुअल होता है निरंतर, स्टेट ऑफ पॉवर्टी गरीबी। तो कहती मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि इन लोगों के पास अपने आप को गरीब दिखाने का ये सबसे बेहतर तरीका होता है कि वो बेयरफुट बिना चप्पलों के ही घूमते रहते हैं, जबकि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी भी खराब नहीं होती है, ऐसा लेखिका कह रही है। आगे अब यहाँ पे कहानी देखो, बड़ी ही मजेदार कहानी है। तो कह रहा आगे, आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। लेखिका कहती है कि मुझे एक कहानी याद आ रही है और कहानी ऐसी है जो कि मुझे एक व्यक्ति ने बताई है, और वो कहाँ है, उदीपी। उदीपी कोई जगह है, वहाँ का रहने वाला व्यक्ति था, उसने मुझे एक कहानी बताई है। तो कहता है क्या है, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पार एन ओल्ड टेम्पल। कहता है जब वो छोटा सा बच्चा था तो वो स्कूल जाया करता था, और वो स्कूल ठीक मंदिर के जस्ट बगल पर था, मंदिर से होते हुए वो जाता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ उसके पिताजी पुजारी थे उस मंदिर में। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, और एक क्वेश्चन भी बच्चा बनता है बच्चों यहाँ से एक, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। फिर आगे, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। वो बच्चा मंदिर में रुकता थोड़ी देर के लिए और प्रेयर करता कि उसे एक जोड़ी जूते मिल जाए कहीं ना कहीं से। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। तो कहती है कि 30 साल बाद मैं उसके टाउन शहर में गई और उस मंदिर में गई, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन ईयर ऑफ डेजोलेशन। कहता है जहाँ काफ़ी कुछ बर्बाद हो चुका था, पहले जैसा कुछ था नहीं। फिर आगे कह रहा है इन दी बैकयार्ड, लेकिन वो वहाँ पिछले भाग में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, लेकिन एक छोटा सा बच्चा, बिल्कुल उसने कपड़े पहने हुए थे, कैसे, ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वेयरिंग सॉक्स, मोजे भी पहने हुए थे, एंड शूज़ पहने हुए थे, जूते भी पहने हुए थे। फिर कह रहा आगे यहाँ पे, अराइविंग पेंटिंग एंड थ्रू हिज बैग स्कूल बैग ऑन दी फोल्डिंग, पेंटिंग हाँपते हुए, तो पहुंचा, अराइव्ड वो पहुंचा, हाँपते हुए पहुंचा, सांस उसकी फूल रही है, और उसने अपना जो स्कूल बैग है उसे फोल्डिंग बेड पे फेंका। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे की ओर देखते हुए, आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आया, क्या, द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। तो कहती है मुझे उस बच्चे की याद आ गई, और मुझे ऐसा लगा कि मानो कि देवी माँ ने, गॉडेस ने उसकी क्या है, प्रार्थना सुन ली हो उस बच्चे की, जिसने मंदिर में जो क्या करता था, प्रेयर करता था कि मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाए। लेट मी नेवर लूज देम, और अब वो कहता है कि मैं इनको कभी खोऊंगा नहीं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, ऐसा लगता था कि जो देवी माँ है उसने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया हो। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज,
कहती आगे लेखिका कि जो ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे थे, जैसे कि कौन है, इस पुजारी के बेटे की तरह सभी ने अब क्या पहने हुए थे, जूते पहने हुए थे। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नीबरहुड रिमेन शूलेस। लेकिन कई ऐसे बच्चे थे जो कि इस रैग पिकर की तरह थे, कूड़ा बीनने वाले की तरह थे, साहिब की तरह थे। मेरे पड़ोस में वो अभी भी ऐसे थे, नंगे पैरों के ही थे। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। तो कहती है कि जो मेरी जान पहचान है इन कूड़ा बीनने वालों से, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, सीमापुरी से होती है। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। कहता है एक ऐसा स्थान जो कि दिल्ली की परिधि में तो आता है लेकिन दिल्ली से काफ़ी दूर है। मेटाफ्रोकली, ये एक अलंकार है। तो अलंकारिक भाषा में कह रहा है कि वैसे तो दिल्ली में है लेकिन फिर भी बहुत दूर है। तो कह रहा है आगे, दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश। कहता है अवैध रूप से अवैध निवासी। तो कहता है जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं वो अवैध निवासी हैं, जो कि कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। कब, 1971 में। साहिब फैमिली इज एमंग देम। साहिब का परिवार भी इनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस। सीमापुरी जो स्थान है तब बिल्कुल निर्जन हुआ करता था, वहाँ कोई लोग नहीं रहते थे। इट स्टिल इज, अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन अब उतना ज़्यादा खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, कहता है वहाँ जो मिट्टी के कुछ स्ट्रक्चर्स घर बने हुए हैं, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टेरापोलिन, जिन पे कुछ छतों पे तो टीन लगा हुआ है, कुछ पे तिरपाल लगे हुए हैं। डिवॉइड ऑफ सीवीज, वहाँ डिवॉइड होता है अभाव, सीवीज मतलब सीवर लाइन का अभाव है, लैट्रिन बाथरूम वहाँ है नहीं, ड्रेनेज नालियों का है, और रनिंग वाटर स्वच्छ पानी का है। लिव 10,000 रैग पिकर, वहाँ पे 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। यहाँ पे वो लोग 30 साल से ज़्यादा उनको यहाँ पे समय हो चुका है बिना किसी पहचान के। उनके पास कोई आई कार्ड नहीं है। विदाउट परमिट्स, उनके पास कोई परमिट नहीं है। बट विद राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। डैट गेट दियर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, ताकि उनके जो नाम है वो वोटर लिस्ट में आए। सरकार की अपनी रणनीति होगी ताकि लोग उनसे वोट लिया जा सके सिर्फ राशन के बदले। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और इन लोगों को अनाज मिल सके, वो अनाज खरीद सकें सरकारी गले से। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी इफ। तो फिर बात ये भी है कि जो भोजन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है किससे, पहचान से। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain, say a group of women in tattered sarees when I ask them why they left their beautiful land of green fields and river। क्या कहती है, जब महिलाओं के एक समूह से, जिनकी टैटर्ड होता है फटी पुरानी, जिन्होंने ऐसी साड़ियाँ पहनी हुई थी, उन महिलाओं से जब मैंने पूछा है कि उन्होंने अपने उस सुंदर धरती को, जो कि हरे भरे खेत और नदियाँ थी जहाँ, उसको क्यों छोड़ा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि वह कहता है कि यदि दिन समाप्त होता है, यदि दिन समाप्त होने पर हम क्या करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें और बिस्तर पर बिना पेट दर्द के, अर्थात खाली पेट के जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। किन की तुलना में, उन खेतों की तुलना में जहां हमको अनाज ग्रेन नहीं मिलता था, उनकी तुलना में। अच्छा, अब हम इसमें थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, इसमें क्या है। वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स। अब लेखक कहते हैं जहाँ भी इन लोगों को भोजन मिलता है, ये वहीं अपने टेंट को गाड़ देते हैं। डेट बिकम ट्रांजिट होम, और इस प्रकार इनके जो घर हैं वो चलायमान हो बने रहते हैं, कभी यहाँ है कभी वहाँ है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, उनके बच्चे इन्हीं टेंटों में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, ये शादियाँ भी करते हैं, जीवन इनका यहीं चलता है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और कहता है जो सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ कूड़ा उठाना ही है। अब इसमें आगे आगे इसमें कहता है ये, ठीक है, ये कहता है थ्रू द ईयर्स, कहता है सालों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, और कहता है
अब तो इन लोगों की ये सुंदर सी कला भी हो गई, इस काम में निपुण भी हो गए हैं। इन एक्वायर होता है अर्जित करना, तो कहता है इसमें इन लोगों को अब कूड़ा बीनने में ये निपुण भी हो गए हैं। गार्बेज गोल्ड टू गार्बेज टू देम इज गोल्ड, इनके लिए जो कूड़ा है वही सोना है, इसी से इनकी गुजारा चलता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, इसी से इनको रोटी मिलती है। रूफ ओवर देयर हेड्स, और इनके सिर पर जो छत है वो भी इनको इसी से मिलती है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो टपकती हुई छत हो, लेकिन ये जो छत भी ये बना पाए हैं इसी कूड़े के कारण बना पाए हैं। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये कूड़ा बीनना इससे कई बढ़कर है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब sees his eyes lighting up। कहता है कभी कभी जो मैं कूड़ा उठाता हूँ इससे मुझे 1 रुपये मिलता है, या कभी कभी इससे मुझे 10 रुपये तक मिल जाते हैं, साहिब कहता है, और ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ जाती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrambling। कहता है यदि आपको एक चांदी का सिक्का मिल गया, अर्थात आपको कुछ फायदा हो गया उस कूड़े की ढेर में ढूंढते हुए, तो आपकी खोज रुक नहीं जाती है, आपकी खोज और भी आगे बनी रहती है। फिर आगे है फिर आगे इसमें है फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, ताकि आपको ये भी उम्मीद बनी रहती है कि आपको कुछ और मिल सकता है। इट सीम्स डैट फॉर अ चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट। कहता है एक बच्चे के लिए कूड़ा बीनने का अर्थ कुछ और ही है, उसके पिताजी के लिए कुछ और है। बच्चे के लिए तो एक खेल होता है, जबकि उसके माँ बाप के लिए आजीविका का साधन है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, एक बच्चे के लिए तो ये आश्चर्य में लिपटी हुई एक गठरी के समान है। फिर आगे है फॉर एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए तो क्या है भाई, आजीविका का साधन है। फिर आगे इसमें क्या है, one winter morning I see साहिब standing by the fenced gate of the neighborhood club। कहता है एक दिन मैंने साहिब को देखा कि वो खड़ा है, फेंस मतलब होता है चारों ओर से बंद, जिसपे बाउंड्रीज हो, एक ऐसा गेट था पड़ोस का ही जो क्लब है उसका गेट, और साहिब उसके बाहर खड़ा था, सर्दियों का समय है। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, दो लोगों को देख रहा था वो, जिन्होंने कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और टेनिस खेल रहे हैं। I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence। हम्स होता है गुनगुनाना, तो धीरे से बोलता है कि मुझे भी ये खेल बहुत पसंद है। कंटेंट होता है संतुष्ट होना, लेकिन इस बात से ही संतुष्ट है अभी कि वो उस फैंस जो बाउंड्रीज हैं उसके बाहर से खड़े होकर इसको देख रहा है, वो इतने में ही संतुष्ट है। आई गो इनसाइड वैन नो वन इज अराउंड, तो लेखक को कहता है वो कि मैं अंदर तो जाता हूँ जब वहाँ कोई नहीं होता है। ही एडमिट्स स्वीकार करना, और स्वीकार करता है द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, स्विंग होता है झूला, और कहता है जो गेट कीपर है इस क्लब का वो मुझे वहाँ झूला यूज करने देता है। साहिब too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and short। कहता है साहिब ने भी टेनिस वाले शूज तो पहने हुए हैं जो कि स्ट्रेंज लग रहे हैं, अजीब लग रहे हैं। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, उसने शर्ट पहनी हुई है, शॉर्ट पहने हुए हैं, उन पर उसके जो जूते हैं वो बेमेल से लग रहे हैं। समवन गिव देम टू मी, तो कहता है ये मुझे किसी ने दिए हैं। ही सेड इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, तो वो स्पष्ट करता है लेखिका को कि मेरे अपने नहीं है, किसी ने मुझे दिए हैं, जैसे कोई अमीर आदमी होता होगा तो दे देता होगा। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, डिस्कार्डेड मतलब रिजेक्ट किए हुए, तो वो जो जूते थे वो किसी अमीर लड़के ने कहा होगा भी मुझे नहीं पहनने, who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। कहता है perhaps शायद उसने बच्चे ने मना कर दिया होगा, अमीर बच्चे ने, क्योंकि उसमें एक होल हो गया था इसलिए। फिर आगे है does not bother him, वो परेशान नहीं होना चाहता होगा इन जूतों के कारण। For one who has walked barefoot even shoes with a hole the dreams comes true, लेकिन लेखिका कहती है कि ऐसा बच्चा जो कि हमेशा नंगे पैर चला, उसके लिए अगर जूते पे एक आध छेद है तो उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और उसका तो मानो ऐसा है कि उसका सपना सच हो गया हो। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, कहता है बड़े ध्यान पूर्वक जिस गेम को देख रहा है, लेकिन वो गेम अभी उसकी पहुंच से बहुत दूर था।
अब काफ़ी समय हो जाता है, लेखिका और साहिब मिलते नहीं हैं। बाद में जब लेखिका उसको एक दिन देखती है तो कहती है, दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इस दौरान साहिब किसी चाय वाले की दुकान पे काम करने लग जाता है। तो कहता है, साहिब एक दूध की दुकान की ओर जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर। उसके हाथ पे एक स्टील का बर्तन था, कैन था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सीज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। तो उसने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा कि भैया मैं एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ जो कि रोड से उतनी दूर है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपये भी मिलते हैं और मेरा पूरा भोजन मिलता है। डज यू लाइक द जॉब, आई आस्क। मैंने उसको पूछा कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस, उसका जो चेहरा था, आई सी, मैं देखती हूँ, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। कहता है जो तनाव जो उसके पास अभी तक बिल्कुल फ्री वो था, केयर फ्री लुक उसके चेहरे का हट जाता, तो टेंशन में आ जाता है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। कहता है उसके पास एक प्लास्टिक का बैग भी है, एक स्टील का कैनिस्टर भी है, और स्टील का कैनिस्टर प्लास्टिक की बैग की तुलना में काफ़ी भारी लग रहा है, और बैग उसके कंधे पर है। द बैग वॉज हिज, बैग उसका अपना था। द कैनिस्टर, और जो वो कनस्तर है बच्चों, जो टिन का केन है, बिलोंग द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और वो उसका था जिसकी की चाय की स्टॉल है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं था, क्योंकि साहिब पे जिम्मेदारियां आ चुकी हैं और वो अब क्या कर रहा है, वो अब नौकरी करने लगा है। अच्छा, अब दूसरा कैरेक्टर है बच्चों यहाँ पे मुकेश। बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है। और मुकेश, आई वॉन्ट ड्राइव अ कार, मुकेश का जो सपना है वो ये है कि वो एक कार चलाना सीखना चाहता है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता है, स्वयं का गैराज खोलना चाहता है, मैकेनिक बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। और वो सबको ये बता देता है कि मैं क्या करना चाहूँगा, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहूँगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। क्या उसको कहती है, मैंने उसको पूछा क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर। तो वह जवाब देता है कि मैं सीख लूँगा कार कैसे चलाई जाती है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, तो वो मेरी आंखों में देखता है। His dream looms like a mirage amidst the dust of street that fill his town फिरोजाबाद। कहता उसके जो सपने हैं वो भी इस प्रकार से धुंधले हो गए हैं जैसे कि फिरोजाबाद में डस्ट से गलियां धुंधली हो गई हैं, उसके सपने भी ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं। फिर आगे इसमें फेमस फॉर इट्स बैंगल, और जो फिरोजाबाद है तो एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों फेमस है, तो फिरोजाबाद जो सिटी है बच्चों, बैंगल्स चूड़ियों के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन बैंगल्स। प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में क्या है, चूड़ियाँ बनाने में संलिप्त है। It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for all the women in the land it seems। कहता आगे कि जो ये फिरोजाबाद है ये एक केंद्र है किस चीज़ का, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जहाँ की क्या होता है, कांच को गिलाया जाता है। परिवार यहाँ कई जनरेशन, कई पीढ़ियाँ एक ही परिवार के यहाँ काम कर रही हैं। फर्नेसेस होता है गर्म भट्टियों। तो कहता है आगे, वेल्डिंग ग्लास, कांच के टुकड़ों को जोड़ते हैं, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल दी वुमेन इन द लैंड इट सी। मानव की पूरी पृथ्वी के लिए यही चूड़ियाँ बनती हों, ऐसा प्रतीत फिरोजाबाद में होता है। हर ये कांच का ही कारोबार है, चूड़ियों का। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार इनमें से एक है। नन ऑफ देम नो डैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस। लेकिन उन बच्चों में से ऐसा कोई भी नहीं जानता है कि अवैध है बच्चों के लिए इन ग्लास फर्नेसेस, जहाँ कांच को गलाने का काम होता है, जिन भट्टियों में हाई टेम्परेचर जहाँ होता है वहाँ बच्चे काम नहीं कर सकते, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता। इन डेंगी सेल्स विदाउट एयर, डेंगी होता है गंदी दूषित, उन कोठरियों में जहाँ हवा और प्रकाश लाइट की अच्छी व्यवस्था नहीं है। डेट द लॉ, यदि कानून की बात की जाए, इसको सख्ती से इन्फोर्स से लागू किया जाए, इन्फोर्स होता है सख्ती से लागू करना, कुड गेट हिम, तो उन ये बच्चों को बाहर निकाला जा सकता है। एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दीस लॉग दियर डे लाइट आवर्स। कहता है जहाँ अपने पूरे दिन भर काम करते हैं, ऐसे 20,000 बच्चों को यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है।
ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, जब वो वहाँ काम करते होंगे अंधेरे में, वेल्ड करते होंगे उस कांच को, तो इनकी जो आंखें हैं उसकी भी चमक कम हो जाती है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिवोल्ट। तो कहता है फिर इसी के बाद मुकेश कहता है भाई कि चलो आज मैं तुमको अपने घर ले चलता हूँ। वॉलंटियर होता तो इच्छा, बी मतलब चमक आना, तो मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है कि चलो आज मैं तुमको अपने घर लेके जाऊंगा। और क्यों? क्योंकि उसका घर रिबिल्ट अभी नया बना हुआ है, पुराना था, कुछ मरम्मत उस पर हुई है। वी वॉक डाउन, हम वहां से नीचे गए। स्टिंगिंग चोक्ड विद गार्बेज, कहता संकरी सी रास्ते थे जो कि कूड़े से चोक थे, बंद पड़े हुए थे। पास्ट होम्स दैट रिमेन होवल्स एंड क्रम्बलिंग वॉल्स, कहता है कुछ ऐसे घरों से गुजरे जिनकी दीवारें बिल्कुल लड़खड़ा रही थी, टेढ़ी मेढ़ी उनकी दीवारें थी। वॉबली डोर्स, लड़खड़ाने वाले दरवाजे थे। नो विंडोज, खिड़कियां नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन आ प्रीमिवल स्टेज, और ऐसे भी परिवार थे जहां मनुष्य और जानवर एक साथ रहते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही किसी एक घर जिसकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, वो ऐसे एक घर के सामने रुका। बैंक्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, तो कहता है उस लड़खड़ाते हुए दरवाजे को उसने अपने पैर से थपथपाया। बैंग मतलब होता है पीटना। एंड पुशेड दिस ओपन, और धक्का देकर इसको खोला। वी एंटर अ हाफ बिल्ड सी इन वन पार्ट ऑफ इट, कहता है हम ऐसे एक घर में घुसे, ऐसे एक झोपड़ी में घुसे कि दी वन पार्ट ऑफ इट थैस्ट विद डेड ग्रास, भरी हुई, थैस्ट होता भरा होना, जिसमें कि सूखी घास भरी हुई थी। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनाक लीव्स, और कहता है एक चूल्हा था जिसपे कि एक बड़ा सा वेसल बर्तन था, उस पर क्या थी, पालक की पत्तियां चढ़ाई हुई थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और कहता है एल्यूमिनियम की थालियों में बहुत सारी कटी हुई सब्जियां थी। अ फ्रेल वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, कहता है एक बिल्कुल पतली सी महिला, दुबली पतली महिला क्या कर रही थी, भोजन बना रही थी पूरे परिवार के लिए शाम का। थ्रू आइज फील्ड विद स्मोक सी स्माइल्स, की आंखों में धुएं में, चूल्हे में बना रहे हुए धुएं से इसकी आंखें बिल्कुल भरी हुई हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुराती है। सी द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, काफी उसकी उम्र नहीं है। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज बहू, उसको पूरे परिवार में बहू के तौर पे जाना जाता है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो इस घर की बहू है। ऑलरेडी इन द चार्ज ऑफ 3 मैन, 3 लोगों की उस पर जिम्मेदारी है। हर हस्बैंड उसके पति की, मुकेश की, अब मुकेश उसका देवर है, एंड दियर फादर, और मुकेश का जो पिता है मतलब उसके ससुर की जिम्मेदारी इस लड़की पर ही है जो इस घर की बहू है। वैन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब कोई वृद्ध आदमी, ये बड़ा आदमी उस घर में एंटर करता है, सी जेंटली विदड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, वो क्या करती है, ब्रो जो टूटी हुई दीवार उसके पीछे खुद चली जाती है, यह वेल होता है घूंघट, अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड, भाई परंपराएं ऐसी हैं, रिवाज ऐसे ही हैं। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल दियर फेस इज बिफोर मेल एल्डर्स, जो घर की महिलाएं होंगी उनको क्या करना पड़ेगा, अपने चेहरे को ढकना पड़ेगा, किसके सामने, जो मेल एल्डर हैं, घर के बड़े बुजुर्ग होंगे। फिर आगे है, इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवराइज्ड बैंगल मेकर, कहता है यहाँ पे जो इस घर का बड़ा बुजुर्ग है वो एक दरिद्र चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, कहता है बहुत साल मेहनत करने के बावजूद, पहले वो एक टेलर रहा, बाद में वो चूड़ी बनाने का उसने काम किया, लेकिन वो रिनोवेट, एक नया घर बनाने में असफल रहा। सेंड हिज टू सन टू स्कूल, उसने 2 बच्चों को स्कूल भेजा। ऑल ही हैज मैनेज टू डू टू टीच देम व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, वो अपने बच्चों को जो कुछ सिखा पाया वो इतना ही था कि चूड़ियाँ किस प्रकार से बनती हैं, चूड़ियाँ बनाने के अलावा उसने अपने बच्चों को सिखाया। इट इज हिज करम हिज डेंसिटी सीज मुकेश ग्रैंड मदर, तो मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो कहती है भाई इसके कर्म है अपने बेटे के लिए, इसका ही भाग्य है, एक गरीब रह गया। Who has watched her own husband go blind with the dust of polishing the glass bangles, उसने क्या देखा कि उसके भी जो हस्बैंड था खास इसके जो पिताजी थे वो भी अंधे हो गए थे जो चूड़ियां हैं उनको पॉलिश करने में। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, कहता है जो
भगवान ने मस्तक की रेखाएं बना दी होंगी, जो किस्मत में लिख दिया होगा, क्या उसे पलटा जा सकता है? ऐसी इम्प्लाइज उसका कहने का अर्थ था। बॉर्न इन दी कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। चूड़ियाँ बनाने वाली जात में पैदा वो हुए हैं इस वर्ग में, इसलिए उन्होंने क्या देखा, हर घर में चूड़ियाँ, हर आंगन में चूड़ियाँ, हर गली में चूड़ियाँ देखी फिरोजाबाद की। स्पायरल ऑफ बैंगल, चूड़ियों के गुच्छे गुच्छे, सनी गोल्ड कहता धानी सुनहरे रंग की, पैडी ग्रीन कलर की, चमकती हुई सुनहरी धानी कलर की, धानी हरी क्यों, शाही नीला पिंक कलर की, पर्पल कलर की, हर तरफ चूड़ियां ही चूड़ियां, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर ऑफ द कहता जो इंद्रधनुष के 7 रंगों से जो भी कलर निकल कर आते हैं उन कलरों की चूड़ियां वहां थी। लाई इन माउंट्स एंड अनकैम्प्ड यार्ड कहता है यार्ड आंगन में, माउंट मतलब ढेरों के रूप में, अनकैम्प्ड मतलब अव्यवस्थित रूप से बिखरी हुई थी। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ड, और कहता है जो 4 पहिए वाली जैसे ठेलियां होती हैं ऐसे हाथ से जाने वाले ठेलियों में भरी हुई थी। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग अ नैरो लेन्स ऑफ द सीनरी टाउन, तो कहता है आगे व्यक्तियों के द्वारा जो शहर की संकरी गलियां हैं वहां से उनको धक्के मारकर ले जाया जा रहा था। एंड इन डार्क हटमेंट्स, बाजारों में उतारा जा रहा होगा, बीच ले जाया जा रहा होगा। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और कहता है जो अंधेरी झोपड़ियां हैं, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, कहता है उनमें जो लैंप जल रहे हैं, फ्लिकर होता है फड़फड़ाना, जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं, लैंप जलाते हैं तो उसकी जो लौ होती है कभी कम ज़्यादा होती रहती है। सिट बॉयज एंड गर्ल विद देयर फादर्स एंड मदर, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ बैठे हैं अपने माता पिता के साथ। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल ऑफ बैंगल, जो कि अलग अलग रंगों के कांच के टुकड़ों को जोड़ के चूड़ियां बना रहे हैं। दियर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, अब उनकी आंखें इस अंधेरे में ही ज़्यादा एडजस्ट हो गई हैं बल्कि बाहर के उजाले की तुलना में। दिस इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग दियर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट, यही कारण है कि वो अक्सर एडल्ट वयस्क होने से पहले उनकी जो नजरें हैं वो कमजोर हो जाती हैं, वो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे है सविता, यंग गर्ल इन आ ड्रेप पिंक ड्रेस, एक लड़की है, नया कैरेक्टर आया है सविता, उसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी है, काफ़ी मैली है, ड्रेब है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, वो समीप बैठे, अलोंग साइड होता है समीप, एक काफ़ी उम्र दराज महिला के बगल पे बैठी हुई है। सोल्ड पीसेज ऑफ ग्लासेस, वो क्या कर रही है, कांच के टुकड़ों को, सोल्डर होता है जोड़ना, जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन, टोंग्स चिमटियाँ, उसके हाथ मशीन की चिमटियों की तरह फटाफट काम कर रहे हैं। आई वॉन्डर इफ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स सी हेल्प मी, कहती है मुझे आश्चर्य होता है क्या वो सैंक्टिटी होता पवित्रता जानती होगी इन चूड़ियों की जिन्हें वो बना रही है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, भाई चूड़ियां हाथों में होने का मतलब ये है कि इसका अर्थ ये है कि भाई भारतीय महिला का सुहाग, अर्थात उसका पति जिंदा है, वो शादीशुदा महिला है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, पवित्र मानी जाती है, शुभ मानी जाती है शादियों में। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे when her head is trapped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist, कहता है एक दिन ऐसा आएगा अचानक कि उसका जो सिर होगा वो ढका हुआ होगा लाल घूंघट लाल चुनरी से, उसके हाथ रंगे होंगे, हिना मतलब मेहंदी होता है, लाल मेहंदी से, और उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियां खनक रही होंगी उसकी कलाइयों में। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, और इस प्रकार से वो एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, ठीक उस महिला की तरह जो पहले दुल्हन बनी होगी कई साल पहले। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और जो वो बूढ़ी महिला है उसके हाथों में अभी भी चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, चेहरे पे कोई खुशी नहीं है। अब वो क्या कहती है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन अ वॉइस ऑफ ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ड्रेन मतलब अभाव, तो प्रसन्नता की जिसमें खुशी, जिसमें कमी है खुशी की अभाव में, वो क्या कहती है कि मैंने जिंदगी ऐसी गाड़ दी कभी पेट भर कर खाना तक नहीं खाया। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, कहती है कभी पूरे जीवन भर में क्या नहीं किया है, पेट भर खाना नहीं खाया है। That's what she has reaped, यही कहता है हमने भोगा है। Her husband an old man with a flowing beard, उसका पति एक बूढ़ा आदमी है, flowing beard मतलब जिसकी दाढ़ी काफी बड़ी हुई है। शीश कहता है I know nothing except bangles, मैं कुछ नहीं जानता हूँ सिवाय चूड़ियों के।
ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। कहते आगे, मैंने जो कुछ किया अपने जीवन में सिर्फ मैं घर बना पाया जिसमें हमारा परिवार रहता है। हियरिंग हिम, उसकी बात सुनते हुए, वन वॉन्डर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फील्ड इन दियर लाइफ टाइम ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने तो वो चीज़ बना ली है जिसे कि कई लोग अपने जीवन भर में नहीं बना पाते हैं। घर बनाना बहुत आसान बात नहीं है। फिर आगे यहाँ पे है द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। हर घर में पैसे का रोना है, उनके पास काम भी सिवाय वो चूड़ी बनाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। नॉट इवन इनफ टू ईट, उनके घर में पर्याप्त खाने के लिए नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, यही हर घर पे रोना धोना लगा रहता है कि पैसे नहीं है, खाने के लिए नहीं है, चूड़ियाँ बनाने के अलावा क्या करें। नॉट इवन इनफ टू ईट, अच्छा ये भी हो गया। द यंग मैन इको द लैमेंट और टू दियर एल्डर, जो छोटे बच्चे हैं वो जो बड़े लोग हैं घर के, उनके सुर में सुर मिलाते रहते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, थोड़ा कुछ तो बदला है, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है इन फिरोजाबाद में थोड़ा सा ही परिवर्तन आया है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। कहता है भाई इतना कठिन परिश्रम, माइंड नंबलिंग टॉयल होता है दिमाग तक को थका देने वाला परिश्रम जो इन लोगों ने किया है, उसने इनके सारे इनिशिएटिव और एबिलिटी जो उसके सपने देखने की कला थी, योग्यता थी, वो तक समाप्त कर दी है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू कोऑपरेटिव, तो लीग क्या पूछती है भाई तुम अपना कोई संगठन क्यों नहीं बनाते हो। आई आस्क ग्रुप ऑफ वुमेन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। तो कहती है मैंने ऐसा विशेष होता है जाल, ठीक है, तो विशेष सर्किल होता है अनैतिक जाल। कहते हैं एक ऐसा जाल जो कि मिडिल मैन दलालों का है, ऐसे जाल में फंस चुके जो लोग थे या उनके पिताजी या उनके दादाजी ऐसे लोगों के जाल में फंसे हुए थे, ऐसे लोगों को मैंने पूछा कि भाई तुम लोग अपना संगठन क्यों नहीं बनाते हो। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। तो कुछ लोग जवाब देते होंगे इसमें कि भाई हम बना तो लें, संगठित हो जाएं, लेकिन हमको पुलिस क्या करेगी, पकड़ लेगी। बीटन एंड ट्रैक्ड टू जेल, हमको पीटा जाएगा और जेल में डाला जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, क्योंकि हम कुछ अवैध कर रहे हैं ये बताया जाएगा। ऐसा दे से उन लोगों ने कहा। देयर इज नो लीडर एमंग देम, उनमें कोई लीडर भी नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं था जो इन सब चीज़ों को अलग तरीके से देखे और उनकी हेल्प कर सके। देयर फादर्स आर टायर्ड एज दे आर, उनके जो पिताजी लोग हैं वो भी ऐसे ही थके हुए हैं, थके हारे हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। कहता है एक ऐसे जाल में बंधे हुए हैं जो कि उन्हें गरीबी की ओर ले जाती है, जो कि उन्हें क्या है, गरीबी की ओर ले जाती है और साथ ही साथ लालच की ओर ले जाती है, साथ ही साथ इनजस्टिस अन्याय की ओर ले जाती है। फिर आगे इसमें लिस्निंग टू देम, उनको सुनकर। आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मैं दो अलग अलग संसार देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, एक कुछ तो ऐसे परिवार जो गरीबी में है, गरीबी के जाल में, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, जिनके की जीवन में ये बर्डन भी है, ये कलंक भी है कि भाई वो एक ऐसी जात में, स्टिग्मा होता है कलंक, कि वो ऐसी जात में पैदा हुए हैं चूड़ियाँ बनाने वाली। और कहता आगे द अदर वीसी सर्किल ऑफ साहूकार, कुछ लोग साहूकारों के ही जाल में फंसे हुए हैं। मिडिल मैन, वो दलालों के जाल में फंसे हुए हैं। द पुलिसमैन, पुलिस वालों के जाल में फंसे हैं। द कीपर ऑफ लॉ, जो कानून के रखवाले हैं। ब्यूरोक्रेट्स, जो हमारे पास क्या हैं, अधिकारी लोग हैं। द पॉलिटिशियन, नेता लोग हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। इन सब ने मिलकर एक बच्चा, जो कि छोटा सा बच्चा है, जो मजबूर हो गया है इन चूड़ियों की फैक्ट्री में काम करने के लिए, उस पर इतना बोझ डाल दिया है जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट हीज इट एज नेचुरली एज इज फादर, इससे पहले कि वो जागरूक हो, वो पहले ही स्वीकार कर लेगा कि ये हमारे कर्म में, हमारे पिताजी लोगों ने भी यही किया। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग करना हो तो उसके लिए हिम्मत चाहिए, डेयर मतलब साहस चाहिए। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, कहता है उनके जीवन का हिस्सा, उनकी जीविका का हिस्सा ये साहस नहीं है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीट, कहते मैंने एक चमक मुकेश के चेहरे पे देखी
तो मैं भी प्रसन्न हो गई। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, क्योंकि वो कुछ इनसे अलग करना चाहता था। ही रिपीट, उसने फिर से रिपीट किया, ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो भाई एक गैरेज में जाएगा और सीखेगा, ऐसा वो कहता है। अच्छा, बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज है वो इसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, इंसिस्ट होता है जिद करना, लेकिन वो जिद करना है मैं चल कर जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, तो मैं उसको पूछती हूँ क्या भाई जहाज उड़ाने का सपना भी है तुम। ही सडनली साइलेंट, वो अचानक से शांत हो जाता है। नो, ही सी नहीं कहता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो ग्राउंड की ओर देखते हुए घूरते हुए बोलता है, इसका मतलब घूरना, एकटक देखना। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रेग्रेट, रेग्रेट होता है पश्चाताप, मर्मर होता है बड़बड़ाहट, कहता है वो धीरे से बड़बड़ करता है, उसमें एक एम्बेरसमेंट दिख रहा था, एम्बेरसमेंट लज्जा दिख रही थी, हताशा दिख रही थी, जो कि अभी पश्चाताप में नहीं बदली थी। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, कंटेंट होता संतुष्ट होना, वो अभी कार के सपने से ही संतुष्ट था। That he sees hurtling down the streets of his town, जिसे कि रोज अपने शहर की गलियों में दौड़ते हुए दिखता था। जहाज का नहीं था, क्यों नहीं था उसको, क्योंकि फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के ऊपर से होते हुए केवल कुछ ही जहाज जाते हैं, इसलिए उसको जहाज का ज़्यादा शौक नहीं था। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको समझिए, इसको आराम से पढ़िए 2-3 बार। तब तक ये बाय बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर में।